अदाबर से हिंदुस्तान हिंदुस्तानियत में लगा हुआ है, लगना ही था, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तानियत में लगा हुआ है। और पाकिस्तानियत ये कहती है कि हमने हक बात करनी है, हक बात पे खड़े रहना है, गलत बात नहीं करनी। हिंदुस्तान का जो केस था हेग में, वो हमारे जो था वो आर्ग्यूमेंट्स आज इख्तिताम को पहुंची। हमारे वकील खावर कुरैशी साहब और उनके जो हैं हैरिस सॉल्व साहब, उन्होंने अपने अपने जो आर्ग्यूमेंट से पेश किए। लेकिन हिंदुस्तान का जो एक आर्ग्यूमेंट जिससे पाकिस्तान में भी पूरी बहस चल रही है, वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट माजी का वो लेके कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि भाई हम ज़िम्मेदार हैं हिंदुस्तान में एक अटैक के। लेकिन हिंदुस्तान ये बात भूल गया कि जिस नवाज़ शरीफ के बयान की बात कर रहे हैं वो नवाज़ शरीफ आजकल जेल में है, और जेल में इसलिए है कि हम उसको सच्चा नहीं मानते। उनकी सदाकत और अमानत के ऊपर शक है, इसलिए इस वक्त वो जेल में है। और वैसे भी सियासतदानों के बयानात देखे जाएं तो वो सियासी बयान होते हैं, और उन सियासी बयानात की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कि आपके सियासी बयानात की होती है। ज़रा एक आधा सियासी बयान को इनका मौजूद है तो सुना दीजिए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी, मोदी साहब को कुछ कहा ज़रा दिखाइए। राहुल गांधी कहता है कि फ्रांस का प्रेसिडेंट कहता है कि मोदी चोर है। अब भाई फ्रांस के प्रेसिडेंट को कौन छुटलाएगा? तो अब मेरा ख्याल है कि हेग में हम चलते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम ये आर्गूमेंट पेश करते हैं कि फ्रांस के सदर ने और राहुल गांधी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है तो उसको चोर की सज़ा दो। भाई नवाज़ शरीफ के सियासी बयान की वैल्यू कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई असली एविडेंस है तो खुदा का वास्ता है वो पेश कीजिए, और आपके पास असली एविडेंस कोई भी नहीं है। मोदी साहब की या नवाज़ शरीफ साहब के इन बयानात की कोई वैल्यू नहीं है। और रही बात आपका केस के जासूस को काउंसलर एक्सेस दिया जाए, मेरा सवाल यह है कि अगर वो एक जासूस है तो उसको आपके काउंसलर से कैसे मिलने दिया जाए? मेरे भाई ये नहीं हो सकता। वैसे मैं दरख्वास्त ये करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अगर मुमकिन हो, ये मेरी ज़ाती दरख्वास्त है, अगर मुमकिन हो तो इन साहब को काउंसलर एक्सेस दे दिया जाए, लेकिन वो हमारे पीटीवी के ऊपर लाइव दिखाया जाए। वो जो गुफ्तगू काउंसलर साहब की कलभूषण साहब से हो वो पीटीवी पे, बल्कि तमाम दुनिया के टीवी पे लाइव दिखाई जाए। जो मुलाकात हो लाइव हो, जो रुके पर्चे दिए जाएं लाइव हो, जो कान में खुसर पुसर हो लाइव हो, दुनिया सुने। उसके अलावा मैं नहीं समझता किसी भी जासूस को उसके मुल्क को एक्सेस दिया जा सकता है। तो ये उनकी जो गुजारिश, जो पूरा केस है बेकार है। जो भी फैसला आए वो तो आएगा साहब, देखेंगे। सऊदी अरब ने भारत में $100 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया है। मज़े की बात यह है कि मुसलमान उनको बर्दाश्त नहीं, मुसलमानों का इलाका कश्मीर उनको बर्दाश्त नहीं, मुसलमानों के दुश्मन वो, लेकिन मुसलमानों का पैसा उनको खाने में शर्म नहीं आती, मुसलमानों के आगे हाथ फैलाने में उनको शर्म नहीं आती। लेकिन हमें भी कोई एतराज़ नहीं है अगर आप आलम इस्लाम के आगे उनसे पैसे लेके, उनसे एड लेके, उनसे तोहफ़े तहाइफ लेके, उनसे कारोबार लेके आपकी रोज़ी रोटी चलती है तो चलाइए। मुझे यकीन है पाकिस्तान को इंशाल्लाह कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुसलमानों के साथ अपनी सरज़मीन पे जुल्म करते रहे तो यकीनन हमें उस पर एतराज़ होगा। और ये याद रखिएगा कि कश्मीर वैसे तो एक इंडिपेंडेंट कौम है, एक इंडिपेंडेंट इलाका है जो चाहता है अपनी खुशी से पाकिस्तान के साथ आने का। तो एक तो वो रिश्ता हमारा, और दूसरा वो मुसलमान है, तो ये फ़र्ज़ हमारा। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के ख़िलाफ़ ये जुल्म करने बंद ना किए तो पाकिस्तान से जो ये फिर फैसल कुरैशी कह रहा है, ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, ना आर्मी कह रही है, ना हुकूमत कह रही है, ये एक अनऑफिशियल फैसल कुरैशी का स्टेटमेंट है कि हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, चाहे वो थोड़ी मोटी शरारत ही क्यों ना हो। समझ लो ना भैया, हम शरारत से भी नहीं झुकेंगे, तो इसके लिए तैयार रहना। आइए डोमेस्टिक बात करते हैं। कौमी असम्बली में हंगामा आ रहा है, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी गई। एतराज़ ये कि भाई ये जो है काला कानून नैब का, ये क्या जुल्म कर रहा है। इसको काला कानून हमारी ऑपोजिशन आज की कहती है। और आज तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बड़ी गुस्से में कुछ बयान दिया, ज़रा वो दिखाइए क्या फरमाते हैं। जनाब स्पीकर, ये क्या मजाक कि असेंबली के मेंबरान को भेड़ बकरी की तरह वो ट्रीट करें और उसके बाद स्पीकर को भी वो करें। असेंबली के अरकान को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करें, बड़ा जुल्म है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह हमारे माजी के सियासतदान, लीडर और हुक्मरान
जिस जानवर की तरह पाकिस्तान की कौम को ट्रीट करते रहें, उससे भेड़ बकरी तो अपग्रेड ही है। जिस तरह इन लीडरों ने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है माजी में, उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता इनको भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो माजरत के साथ सरकार, ये तो अपग्रेड है। क्योंकि आम पाकिस्तानी को जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मिलता है आप लोगों के हाथों, वो काफ़ी ख़तरनाक है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का ताल्लुक इस वक्त सिर्फ सिंध से रह गया है और कराची उसका सबसे बड़ा शहर है, कराची मेरा शहर है। तो कराची के ज़ाती वाक़यात और ज़ाती हालात मैं बिल्कुल अपनी दिल के करीब और मैं समझता हूँ। कराची में जब वड्डा कोई साईं गुजरता है रोड से, तो पुलिस वाले पीछे से गालियाँ बकते हैं, अरे ओ फलां के बच्चे आगे से हट जाओ। वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। वो पुलिस वाले गालियाँ बकते हुए जाते हैं कि आगे से हटो, अबे हो आगे से हटो, साईं आ रहा है पीछे। साईं तो साईं, साईं का छोटा भी साईं। तो ये जिस भेड़ बकरी की तरह आपने पाकिस्तान की आवाम को, और क्योंकि सिंध की बात हो रही है तो इसने अपने सिंध की आवाम को चलाया है। मुझे दुख है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको भी दुख होना चाहिए आपने पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के साथ क्या किया, बिलखसूस सिंध की आवाम के साथ, और उससे ज़्यादा ही बिलखसूस कराची के साथ। अच्छा, नैब का काला कानून। नैब के काले कानून की बात यह है कि नैब का कानून ना मैंने लिखा, ना तहरीक इंसाफ ने लिखा, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिखा। मज़े की बात यह है कि यह नैब एहतसाब कहलाया जाता था। एहतसाब ब्यूरो एक चीज़ थी, एहतसाब एक्ट एक चीज़ थी। एहतसाब ब्यूरो का काम जनाब आला मरतबत या कुछ ऐसा सा लफ्ज़ होता है, आला को बड़े सैफुर रहमान साहब उसके बादशाह थे, और वो एहतसाब का एक्ट सिर्फ एक काम के लिए लिखा गया था कि मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को रगड़ा मारने वास्ते, और वो रगड़ा लगाया गया उनको। जरदारी साहब को जेलों में रखा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया में भटकी, जरदारी साहब भटके, उनके बच्चे भटके। वो कानून जिसको आज आप काला कह रहे हैं, वो असल में नवाज शरीफ और सैफुर रहमान की तहरीर है। उन्होंने इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। वक्त बदला, किस्मत बदली, आसमान रंग बदला, और फिर वही कानून नैब के नाम से इस्तेमाल किया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ के ज़माने में पीपल्स पार्टी और PML के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ साहब ने ईजाद किया जरदारी साहब के लिए, मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल किया उन दोनों के लिए। और जब नैब के मामले में ये बाहर भटके तो उन्होंने की मिसाक जमहूरियत, जिसको बेसिकली कहते हैं दो सियासी जमातों का मुकमुका। अगर किसी को शक है तो मिसाक जमहूरियत उठा के पढ़ ले, जिस पे इन दोनों जमातों के दस्तखत हैं। उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका लुब्बे लुबाब ये है, लुब्बे लुबाब, किसी दिन कहेंगे तो मिसाक जमहूरियत में मैं शो कर देता हूँ। लुब्बे लुबाब ये है कि बेटा हम आपस में पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपस में पंगा लेते हैं तो तीसरा हम पे हावी हो जाता है। तो मिल के चलो, आपस में काम करो, तीसरे को मत आने दो। ये है मिसाक जमहूरियत। इस मिसाक जमहूरियत की बुनियाद पे ये वापस आ गए। इनके वहम गुमान में ना था कि कभी ये बादल फिर ये आसमान भी रंग बदलेगा। इन्होंने कहा अब हम दो हैं, अब बारी बारी हम टैग टीम चलाएंगे। 10 साल गुजर गए, यही काला कानून मौजूद रहा, यही नैब मौजूद रहा, यही नैब अकाउंटेबिलिटी करता रहा, लेकिन किया कुछ भी नहीं, क्योंकि आप दोनों की सेटिंग थी। आप दोनों ने तय कर रखा था मिसाक जमहूरियत के तहत कि हमने कुछ नहीं करना एक दूसरे को। बस कुदरत और किस्मत की बात होती है, आसमान ने एक बार फिर रंग बदला और इस बार एक तीसरी हुकूमत आ गई। और तीसरी हुकूमत वैसे ही आई जैसे माजी की दो आती थी, तो उस पर रोने धोने की कोई बात नहीं है। अब वो आ गई। लुब्बे लुबाब इस गुफ्तगू का ये है मेरे दोस्तों, मेरे मेहरबानों, कि पीपल्स पार्टी PML ने कभी अपने घिनौने से घिनौने ख्वाब में भी ना सोचा था कि उन दोनों में से किसी एक के पास पावर नहीं होगी। और अब वही काला कानून इनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट कर रहा है, जो एक खड्डा इन्होंने खुद दूसरों के लिए खोदा था। लेकिन इसमें एक बात मुझे कहनी पड़ेगी, जरदारी साहब ने कभी इसमें हिस्सेदारी नहीं की। जरदारी साहब को इस बात का मैं क्रेडिट दूंगा, ना इन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया, ना इन्होंने एहतसाब किया, ना इन्होंने किसी से बदला लिया। इनकी ज़ुबान कटने का, इनकी दरबदरी का, दुनिया भर में ये फिरते रहे। उन्होंने क्या हरकतें की थी उसमें बहस नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। वो यारों के यार, दुश्मन को दुश्मन, और ज़ुबान के पक्के, और छोटे मोटे काम में वो नहीं पड़ते। ये पकड़ धक्कड़ एहतसाब उनका शौक़ ही नहीं है, वो काम करते हैं बड़े। इसलिए उन्होंने फोकस किया बड़े कामों पे,
छोटे कामों पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बीच में से बहुत शुक्रिया मेरे वक्त निकाला, एंड बेस्ट आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपको मेरी बातें शायद थोड़ी सी नागवार तो गुजरी हों, लेकिन इतना तो कद मानिए कि मैंने ये कहा कि ज़रदारी साहब ने कभी पकड़ धकड़ का काम नहीं किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आपने एक फिक्रा अच्छा कह दिया। नहीं वो अच्छा नहीं था, वो आप समझे नहीं, वो इसलिए नहीं किया, वो इसलिए नहीं उन्होंने किया क्योंकि वो तो कहते थे खैर है जी। चलें, बात की है फैसल भाई कि अगर तो दुनिया मेरी परसेप्शंस के तहत चलेगी और मेरी जो सोच है उसके मुताबिक चलेगी, तो यही वो मुकाम है जहाँ पे इस वक्त हमारी सोसाइटी है जी। हर शख्स सेल्फ राइटियस की पोजीशन के ऊपर है जी। आपने रगड़ा दिया सियासतदानों को दिया जो सारा दिन बड़ा मशगला है हमारे तज्जिया निगारों का जी, कि वो कहते हैं, लेकिन कभी तस्करा नहीं करते कि इस पाकिस्तान में 70 सालों में 40 साल आमरीत रही है और उन्हें बड़ा मौका मिला है। 11-11 साल वो सिस्टम को बड़ा बेहतर कर सकते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो सिंध के अंदर 15 साल होगी, टोटल 17 साल होगी, लेकिन बहुत सी हुकूमतें रही हैं। जनरल मुशर्रफ साहब के भी 9-10 साल गुजरे हैं। वहाँ पे सिंध के अवाम के लिए अगर उन्होंने इतनी खिदमत की, वो जो अरबाब रहीम लेके आए और थर के जो हालात थे वो वज़ीर आला है, तो आज तो फिर उधर बड़ी बेहतरियाँ होनी चाहिए थी ना, और लोगों को उन्हें कंधों पे बिठाना चाहिए था। लेकिन क्या करें फैसल साहब, आप लोग या हम लोग शायद अपने आप को बड़ा तालीम याफ्ता समझते हैं और दूसरे लोगों को जाहिल समझते हैं, अवाम को जो वोट देते हैं और पहले से ज़्यादा। मुझे बात पूरी करने इशारा किसकी तरफ था जी? एंकरों की तरफ था? नहीं, फिर देखिए एंकर्स की तरफ नहीं। आप जब किसी को जाहिल साबित करते हैं कि ये उन्हें हम भेड़ बकरियां समझते हैं, लेकिन वो वोट फिर भी उन्हीं को देते हैं। नहीं, पता नहीं क्यों वो जाहिल आपके मुताबिक। नहीं, आपको मुगालता हो गया। मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं वजाहत कर दूं ना। राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि असेंबली के अरकान को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मैंने आजाना गुजारिश ये की कि जिस तरह आप लोगों को ट्रीट करते रहे, वो जानवर का नाम मैं ले नहीं सकता, तो उससे तो भेड़ बकरी बेहतर है। मेरा मकसद वो कह रहा हूं। जाहिल वाल किसको कहा? आपने कह दिया, मैं जाहिल किसको कहा? आपने कह दिया कि देखिए जाहिल ऐसे साबित होते हैं कि मैं किसी को भेड़ बकरी समझ रहा हूं और वो मुझे इज्जत देता जा रहा है। ऐसे होता नहीं है, इंसानी फितरत नहीं है। और ये ना ही कुदरत के कानून ऐसे होते हैं कि मुसलसल बहुत अरसे तक ये काम चलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमेशा हमें सिंध के अवाम, एक वक्फे की कलामी कर लूं जी, कर अब पॉइंट लिख लीजिए, जहन से निकलने मत दीजिएगा। कई लोग ना समझे कि मैंने बात कर दी। छोटे से जल्दी से वापस आते हैं। Nokia 3.1 बात सताने का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपकी बात काटी थी जी। बस मैं बात ये कह रहा था कि जब आवाम किसी को वोट दें तो मेरे ख्याल से हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमें पसंद हो या ना पसंद हो। सही बात है। अब आपने नैब के कवानीन की बात की, देखिए फैसल यहाँ बात से बात निकलती है ना, तो आपको भी आवाम ने वोट दिया, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं चुने हुए सिलेक्टेड और हम गिरा देंगे? अभी परसों ज़रदारी साहब ने क्या फरमाया कि बस बहुत हो गई, अब छोड़ेंगे नहीं। अच्छा देखें, नहीं, जितने वोट आवाम ने इन्हें दिए हैं उतना हम एहतराम करते हैं, और जितने वोट इन्हें दिलवाए गए हैं इन्हें भी पता है। अभी ये चला मुझे ना पूरा बात कर, अब ये चला मुझे पूरी बात कर लेने देना, आपको भी पता चल जाएगा। पीटीआई के कितने लोग हैं और कितने लोग शामिल करवाए गए हैं। खुसरो बख्तियार जैसे लोग जिनका ज़मीर जागा 5 साल नवाज शरीफ का मिनिस्टर रहने के बाद, फिर आखिरी हुकूमत के दिनों में ज़मीर जाग गया। ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नाज बलोच आपके पास आ सकती है। अरे भाई, वो तो किसी की की मेंबर नहीं थी ना पीटीआई, वो उस वक्त पीटीआई की खसूसी थी। अरे भाई, किसी पार्लियामेंट की मेंबर नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्टेबल नहीं थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसे लोग तो मेरे ख्याल से ये तो कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं है। मैं जो मिसालें दे रहा हूँ वो लोग हैं जिनके हल्के बनवाए गए, जिन्हें भेजा गया, जिन्हें इकट्ठा करके पॉइंट देखें। अच्छा, अगर थोड़ा सा, अच्छा मतलब वही हुआ जो 70s में हुआ था? वही हुआ जो 70s में तो कुछ भी नहीं हुआ था। 70s में तो भुट्टो साहब ने आम लोगों को असेंबलियों के अंदर पहुंचा दिया था। अच्छा, 77 में तो 77 तो चला ही नहीं, चारों वज़ीर आला जो है वो तो चला ही नहीं ना, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म सारों से सिर्फ 1 मिनट मुसलसल थैंक यू सर, मेरी करेक्शन आपने कर दी। 60s में, लेट 60s में तो कुछ ऐसे 77 में बेसिकली चारों वज़ीर आला बिला मुकाबला मुंतखब हुए और भुट्टो साहब जो है वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिला मुकाबला मुंतखब हुए और वो हुकूमत चली नहीं। थैंक यू सर, ये भी बता दें वो हुकूमत चली नहीं।
खत्म हो गया ना। तो जो चीज चली नहीं उसकी एग्जांपल नहीं। अब आप आ जाएं वापस जाके आगे पे। देखिए बात ये है कि सिलेक्टेड मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है, मॉरल वैल्यू की बात हो रही है सर, मॉरल वैल्यू की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है, जी, ईमानदारी की। तो ईमानदारी की कि भुट्टो बात साहब ने जितने ईमानदारी से इलेक्शन कराए उनकी बात हो रही है। हाँ मैं तो यही कह रहा था। वो मतलब शहीद अब भुट्टो इनकी साहब बारी लग गई कायदे यार, आवाम जाओ में छोड़ दो ना, इनकी बारी लग गई, लगने दो यार, थोड़े दिन इनको भी करने दो। बेसिकली देखें अच्छा, आप इतनी पाकीज़गी अच्छा से 2 मिनट बात होते हैं, वो करते नैब पे जी, काले करें। काउंट की बात करते फिर मैं आता हूँ। हाँ जी सर, बात मुकम्मल कर लो। इतनी है। इतने गुस्से से नहीं मैं तो बिल्कुल गुस्से से नहीं कह रहा, मैं मौका चाह रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। अगर तो आप लोग कोई मतलब जाहिर है आपके पास जी फरमाएं। ये असेंबली चलाने की कोशिश करते हैं जी, ये बेचारे इस हाल में कि मौका मिल जाए कि कुछ आप असेंबली लोग कौन चलाने की? फवाद चौधरी के जरिए, नहीं सर, गालियों के मैं जरिए, कुछ और कह रहा हूँ। किसके जरिए कोशिश कर रहे हैं? ये नहीं, अरे भाई आपकी नौकरी ये है ऑपोजिशन की कि आप इनका काम नहीं चलने दें। नहीं ऐसी कोई बात वो सर नहीं। देखिए opposition मेरे काम ख्याल ही से है। नहीं फैसल मेरी भाई। मैं मैं कह रहा हूँ सर, अब मैं मुझे बात- थोड़ा सा मौका मैं दे रहा हूँ, मुझे भी एक बात करने मैं का। मैं कह रहा हूँ इनकी यहाँ नौकरी है कि आपको बोलने ना दे। अब बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं वो तो फिर नौकरी दोनों की एक तरह की तो होगी। बिस्मिल्लाह। फिर वो इनके साथ तो भी ऐसे ही बिस्मिल्लाह। होता रहेगा। बात असल में ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए और जो हुकूमतें चली 77 के तो बात खत्म करें ना, 70 का तो मुनसिफाना इलेक्शन था। उसके तहत आए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो किया, किसी को पसंद है नहीं पसंद, लोगों ने पसंद किया। पाकिस्तान को आइन दिया, पाकिस्तान को एटम बॉम्ब वो दिया। आइन जो आज तक हमें सांस नहीं लेने दे रहा। नहीं जी वो आइन ही आपको सांस लेने दे रहा है। नहीं तो कोई बना लेते ना, इतने बुकरात सारे पैदा हुए हैं, ये fair एक आइन तो बना लेना। ये जायज बात। आप बना लें। ये और जायज 25 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं था, उससे पहले भी बना लेते मान आप गए, लोग। मान आप गए। सारे बुकरात इकट्ठे Agreed, हो जाते ये agreed है। हाँ जी बस अब आगे चलते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कुछ दिया वो दिया। इन्हें हम सिलेक्टेड इसलिए कहते हैं कि ये कोई बात करते ही नहीं। अगर तो ये पार्लियामेंट के वकार को समझते हैं तो फॉरेन पॉलिसी आके बनाए ना पार्लियामेंट के अंदर, कलेक्टिव विजडम के साथ आए, बात करें। प्राइम मिनिस्टर साहब इधर आए, अपने घर में गवर्नमेंट ना चलाएं। जाहिर है बनी गाला में फिर ये ना कहें कि मुझे सिर्फ मेरी बेगम वज़ीर आज़म कहती हैं। हम भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबको पहले पाकिस्तानियों को बराबर रखें। अब वो PTI के नहीं है। आखिरी बात जो बड़ी ज़रूरी, आपने नैब लॉज की बात की, ना हमने कवानीन बनाए और ना हमने किसी के ऊपर लागू किए। हमने समझा वो गलत कवानीन थे तो हमने किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया। COD की बात की, मुझे दो तीन ना पॉइंट्स। सर एक में ये बिल्कुल सही है कि पीपल्स पार्टी हमेशा सिर्फ नैब की रिसीविंग एंड पे रहा है। बनाया गया ना हमारे लिए, अग्रीड है सर। और ये वजह ये है। बहरहाल COD की बात की, अगर COD ना होता तो फिर यहाँ पे आमरीयतें रहती, और आमरीयतों के लिए ये मुल्क नहीं बना था ना। जिन्ना साहब ने हर्ज, आमरीयत में कोई हर्ज नहीं है। जो तो ये करे ना, आप लोग सुबह रेफरेंडम करवाएं सारे इकट्ठे। मैं जाती मौकिफ है, नहीं जाती मौकिफ है, कौम के लिए जो भी काम करे, नहीं कोई कैसे भी आया हो, नहीं आईनी तौर पे गद्दारी है सर। मुझे ये गद्दारी है, ये गद्दारी है। अगर आप कह रहे हैं तो फिर इसे जरा कह दें कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ रहना चाहिए। ये आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी है। मैं तो नहीं समझता। कहते हैं है ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गद्दारी, मैं ये कह रहा हूं अवाम दोस्त हुकूमत जो भी। और आखिरी में बात करके देखे, अवाम दोस्त नहीं होती आमरीयतें, कभी अवाम दोस्त नहीं होती। अवाम दोस्त जनरल ज़िया के 11 साल, मजहबी मुनाफरत, इंतहा पसंदी, अफगानिस्तान की वॉर के जरिए बर्बादी, करप्शन, उसके बाद आए मुशर्रफ के जरिए दहशतगर्दी का फरीद। तो अगर तो आपको ये हुकूमतें चाहिए, अगर तो आपको ये हुकूमतें चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान के अवाम का ये फैसला नहीं, मेरा कहना आपका हो सकता है जाती। सर मेरे कहने का मतलब, इसके लिए आप फिर लोगों के अंदर आए, जनरल मुशर्रफ की पार्टी ज्वाइन करें और फिर उन्हें कहें कि बुरा भला तो ना बोलो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हुकूमत में कैसे भी आए, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, हुकूमत में अवाम के वोटों के सर मेरी नहीं सर, नहीं सर, ऐसे आए वैसे आए चाहे ऐसे आए, आने के बाद जो काम करेंगे उसके आते ही साथ ये ना करें कि गैस हलक में डाल दें, इंसान के सांस ही ना ले सके। ये ना करें कि पंजाब में आके बुजदार कर दें, बंदे समझ नहीं आ रहा कि लगा भाई ये किधर से आए। ये सवाल क्या है? सवाल तो जो बात कर रहे थे, सवाल ये है कि खुदा का वास्ता इन पर रहम करो। देखें बेसिकली जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि जिसको वोट मिला उसका एहतराम किया जाए। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का आइन यही कहता है। अब आइन को यहाँ तक ना रखें, पाकिस्तान तो बहुत कुछ कहता है। हाँ, आइन बहुत कुछ कहता है। पाकिस्तान का आइन कहीं भी ये नहीं कहता कि आप करप्शन कर लें।
सही है, पाकिस्तान का आइन कहीं नहीं कहता कि आप अपनी बेटी को 100 अरब रुपए के फंड पे बैठा दें। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का आइन कहीं नहीं कहता कि आप 60 साल का अपना दामाद नौजवानों के मुल्क का बना दें और उसको 200 अरब रुपये दे दें, अपने भाई को भतीजे को इस मुल्क से पैसे लूट के ले जाएं। पाकिस्तान का आइन कहीं नहीं कहता कि ना फलूदे वाला रक्शे वाला उसके अकाउंट में 43 अरब रुपये डाल दें और आप करें वो तो अल्लाह ने दिए भाई, आपको क्या है? डेवलपमेंट फंड जो है उसका आप करें 13% ले लें। मुराद अली शाह जैसे लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हों और आगा सराज दुरानी जो है उसके घर के साथ कब्र हो जिसमें 2.5 मन सोना निकले और लांचों पे पैसे जाएं। 43 आप कह लें कि लांचों के यूनिट हैं पोर्ट कासम और कराची पोर्ट के दरमियान, KPT और पोर्ट कासम के दरमियान 43 ऐसे पॉइंट्स हैं सिर्फ कराची की बात कर जहाँ से लांचें शुरू। सोने वाली खबर ये है कि आगा सराज दुरानी के घर के साथ एक कब्र थी जहाँ पे गार्ड खड़े होते थे और उस पर झंडियाँ लगी हुई थी। अच्छा, जब उस कब्र को खोला गया तो उसमें डायमंड सोना था मौजूद था। मैंने देखी जी, आ जाएगी खबर, आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी, अभी नहीं आ जाएगी, मेरा नहीं आई, लेकिन वो भी नैब चेयरमैन ने सिर्फ इन्हें दी। अच्छा मैंने मुझे इनका राब्ता ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुन ले, इसे क्वेश्चन सिर्फ इन्हें मिलती है रिपोर्ट। अच्छा मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे पास ये खबर लिया था, मैं दे दी आपको। कहाँ से आई? इसीलिए मैं कहता हूँ मुकमुका है नैब के साथ। सुन लेना, वैसे वैसे तो खबर कहाँ से आई? आप दांधली ना करें, आप पहले मैंने सुन ली ना बात आपकी, दांधली जो करते हैं सुन वो लेना, आपके जरा साथ सुन लेना ना। इंतजामी का अपना बोल रहे थे। अच्छा सवाल ये है कि देखें पाकिस्तान के आइन की वजह से आज मुराद अली शाह साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के आइन की वजह से बुज़दार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बुज़दार साहब यहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पे महमूद खान बैठे हैं या वहाँ पे बैठे हैं क्या नाम है कमाल। सो उस आइन के तहत उसी इलेक्शन के तहत मुराद अली शाह इलेक्टेड है, इमरान खान सिलेक्टेड है, मुराद अली शाह जो है वो इलेक्टेड है और बुज़दार सिलेक्टेड है। ठीक है भाई आप बुज़दार तो मुझे पता नहीं क्या। अच्छा आपको नहीं पता, मुझे पता है। अच्छा सवाल ये बताएंगे वक्फे के बाद? हाँ बताएंगे जरूर। मेरा सवाल ये है कि आप इतनी याददाश्त कमज़ोर है कि जब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ी परेशानी होती है जब भुट्टो साहब के फॉलोअर हमें जमहूरियत का सबक सिखाते हैं। भुट्टो साहब आप कह लें कि सिकंदर मिर्ज़ा और अपना क्या नाम है ये अयूब खान, उनके बेटे और भाई और मुंह बोले बेटे बन के आए, डैडी के बेटे बन के आ गए, ठीक है। मार्शल लॉ के आपका वज़ीर रहे और फिर वो जमहूरियत का सबक सिखाना शुरू हो गए। उसके बाद आप देखें तो नवाज शरीफ साहब जो है वो अमरीत अच्छी थी, वो अमरीत अच्छी थी, बहुत अच्छी अमरीत थी। फिर नवाज शरीफ साहब देखें तो उनके फॉलोअर में सबक सिखाते मिलते हैं। और सर बात यह है कि हम आपको सिर्फ एक बात करते हैं, हम कहते हैं कि इस मुल्क के 60.8% लोग $2 पर डे से कम इनकम वाले लोग हैं। सही। उन लोगों के साथ ये जुल्म ना करें कि आप गटरों से भी पैसे खाएं, आप साफ पानी से भी पैसे खाएं, आप तालीम से भी खाएं, आप सेहत से भी खाएं, आप ज़राअत से भी खाएं, आप इंडस्ट्री से भी खाएं, आप पोल्यूट कर दें मुल्क को। लेकिन इन लोगों शौकत खानम के चंदे से भी खाएंगे। नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों से करें आप सिलाई मशीनों के जरिए गैस का बिल वो बर्बादी गैस में सूंघ के खुदकुशी कर लें, छोटा सा वक्फा वो भी दीजिए। जरा बताएं। अच्छा तने का बहुत शुक्रिया सर। वो सैटेलाइट व्यू में तो वहाँ मुझे कबर नहीं दिख रही सिराज साहब पे करके। अच्छा मैं जब अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहा था, मैं कह रहा हूँ कि देखें हमने जो आइन लिखा हुआ है सारे आइन को कुछ ना कुछ याद जरूर रखें। ये नहीं है कि आइन में ये भी है मैंडेट का सेहत दो, तालीम दो। हाँ सेहत दो, तालीम दो। मैंडेट जो है, मैंडेट ये नहीं है कि आप मैंडेट आपको कहीं इजाज़त नहीं देता करप्शन कर लें, मैंडेट आपको कहीं इजाज़त नहीं देता कि आप लॉ को मतलब अवॉइड करें या लॉ आपके लिए अलहदा हो, गरीबों के लिए अलहदा हो। सो हम इन्हें सिंपल यही कहते हैं कि आप जो बंदा आपकी सफ़ों में करप्ट निकला है, इतनी बड़ी पार्टी हो निकल आता है, तो जो भी करप्ट निकले उसको डिफेंड करना ना शुरू कर दें, उसको हीरो बनाना ना शुरू कर दें, उसको पार्टी उसके पीछे ना खड़ी हो जाए। या मतलब आप कह लें कि अगर आपका अपोजिशन का कोई बंदा करप्ट निकला है तो आप उसे PAC का चेयरमैन पकड़ के ना बना दें, ये काम छोड़ दें। बाकी तो आप कह लें कि सियासत चलती रहनी है, करप्शन भी होनी है थोड़ी, लेकिन जब डिसऑन करेंगे कम हो जाएगी, होती जाएगी। और यही सारी दुनिया में हुआ है, सारी दुनिया का रूट यही था कि करप्शन को लोगों ने डिसऑन किया, करप्ट लोगों को लोगों ने डिसऑन किया और आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंसी होती है, वो ट्रांसपेरेंसी होती है। इन्होंने सही किया कि देखिए सर लोग बेसिकली यहाँ पे है कि नून लीग और पीपल्स सर आप माने कि लोग मोहब्बत से वोट देते हैं, इनको रिजेक्ट नहीं करते। अब वो मोहब्बत किस बात की है वो उस पे मैं इनकी मैं थप्पड़ की रेंज में हम तो इनके वोट को मानते हैं, हम तो नहीं कहते नहीं मानते, हम तो वोट को मानते हैं। पीपल्स पार्टी, लेकिन आप कराची में रहे हो कभी? वोट पीपल्स को पार्टी के मानते जाले बड़े हैं। खतरनाक होते हैं। मैंने कभी ऐसे लेकिन हाय हाय मैं सदके। अच्छा जितने ये पॉपुलर है, MQM मैं कहता हूँ इससे दुगने भी पॉपुलर हो जाएंगे। People's सर Party फैसल मैं कह रहा हूँ जितनी पॉपुलर आज पीपल पार्टी है, इससे 4 गुना भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, फिर भी करप्शन की इजाज़त नहीं है, मैंडेट का वो हिस्सा नहीं है, 4 गुना भी ज़्यादा वोट हो जाए, वहाँ पे इनका मुखालफ रहे कोई ना,
फिर भी आइन आपको करप्शन की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा डिसऑन करें। अब मुझे मौका देंगे जी। पहली बात तो ये कि ये जो करप्शन कार्ड है ना बड़ा पिट चुका है। अयूब से शुरू हुआ, बात सुन लें पूरी। पाकिस्तान के अंदर जब आपने जमहूरी हुकूमतों को, सियासतदानों को नुकसान पहुंचाना होता उनको है ना, करप्ट कह दो, करप्ट कह दें, ये काम हुआ है। अभी इन्होंने हवाला तो दे दिया, तारीख पे भी इनकी नज़र है। जो शख्स किसी के खिलाफ जद्दोजहद करके उसे निकाल दे तो फिर उस पर ये नहीं कहते कि उसके साथ ताल्लुक रहा है। और इसकी मिसाल मैं बताता हूँ, मैं बात बताता हूँ। अयूब खान साहब अगर 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 मूसा फिरौन के दरबार में पले लेकिन उसी मूसा को ख़त्म कर दे तो कुरान भी उसे ताना नहीं देता है। आप जिस जनरल अयूब को हमने निकाला वो नहीं याद है इन्हें। जनरल अयूब निकला कैसे? सर एक सेकंड, जनरल जिया को किसने निकाला, मुशर्रफ को किसने निकाला, और आज सबका गंदा इकट्ठा करके गंद इन्होंने रखा। ये बहस तो तगड़ी है जी। अब आप मुझे बात करने दें, एक मौका मैं कह रहा हूं सर, मौका नहीं, अब इस पे क्या मौका दे रहे हैं, मुझे बात करने दें। अच्छा आप इन्हें सोचने दें, ये अभी इन्हें सोचने दें। राउंड जीत गए। नहीं जीतने, ये तो मैं आपको तारीखी हवाला बता रहा हूँ ना, मैं तो तारीखी हवाला बता रहा हूँ ना। इतनी लथड़ी हुई हरकतों को आप उनसे ना रिलेट करें, ये ना करें आप। जी मिसाल हमेशा अच्छी ही होती है, बुरों की मिसाल तो नहीं देनी चाहिए। आप देते रहे, आपकी आदत है, क्योंकि आपके पास अच्छी मिसाल मौजूद नहीं है कोई। हम मुसीबत की है ना आपके पास कोई लीडरशिप ना। अब मुझे बात आगे करने देंगे। माशाल्लाह मूसा पैदा हो गया, क्या बात है। मेरी बात तो सुने, मौजूद है। मेरी बात तो सुने, आपकी काफी मिसालें मेरी मौजूद बातें तो सुने, मूसा पैदा मेरी हो बात गया। तो सुने ना, मेरी बात सुने। सुना हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है, ये उर्दू की मिसाल है। मूसा के घर में जरदारी आ गया, मूसा के घर में जरदारी आ काश हमने भी वकालत की होती है। मूसा के घर में जरदारी पैदा हो अब मुझे मौका दे देंगे। मैं तो समझ रहा हूँ कि जुगतबाजी है आज, शायद हमने प्रोग्राम नहीं करना है तो मुझे प्रोग्राम करने चौधरी शुरू आपने किया। मुझे ये रंगीली जमात से निकलने दें। आप असेंबली में जुगतबाजी शुरू आपने किया, हम शो में भी नहीं कर सकते, आप असेंबली में करो। मुझे मौका देंगे बात करने की, क्यों बात करने का मौका दे दे खुदा के लिए। बात ये है कि आपका करप्शन कार्ड बड़ा पिटा है। ये जो बड़े अखलाकी दर्स देने वाले लोग हैं ना, बैठ जाते हैं इधर बातें सुनाते हैं, इनकी जमात जो पनपी है ना, दो करप्ट लोगों के पैसों से पनपी है। एक को डाकू कहा सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करके, तरीन को, उसका पैसा ATM नंबर 1, और दूसरा अलीम खान ATM नंबर 2। घर चला उम्र तक करप्शन के पैसे से हुए, पार्टी करप्शन के पैसों से चली, ठीक है। वालिद करप्शन पे निकला था, बहन सलाई, ये इमरान खान नहीं यार नहीं निकला था, ना माने, आपने मानना ही नहीं। अलीमा खान तो निकला ही ना करप्ट। अब तो हमने नहीं कहा, तो इन्होंने कहा अरे भाई करप्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग करे, जिसके एसेट्स बियॉन्ड मींस हों, वो दूसरों के लिए तो आप बताया तो कारोबार से कमाया यार। एक दफा कंप्लीट बात सर, उन्होंने बताया कि कारोबार से कमाया है। वही कारोबार ना, मैं कह रहा हूँ वो सिलाई मशीनें, अब मुर्गी अंडे ना दें, सिलाई मशीनें वो वाली दे दे, वो जादुई सिलाई मशीनें जिनसे अरबों रुपए बनने लगते हैं, वो तकसीम करे पंजाब के गरीब। अच्छा चले, वो करप्ट अब आगे चलते हैं। करप्ट नहीं, देखिए करप्शन कार्ड ना, देखें बात ये है, आप भले जो मर्जी इनके झूठों और बौतानों पे तो छोड़ें, ये वो कहते थे 200 अरब आएंगे, और अब इनका वजीर इत्तलात कह रहा है 200 अरब आ गए ना, 200 अरबी आ गए, इसका मतलब है 200 अरब आ गए। ये वजीर इत्तलात ने कहा है, किसी आम आदमी ने कहा। इससे इनका जी 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 इससे अंदाजा, ये जरगा प्रोग्राम के अंदर जिस तरह ने कहा भाई यार ये निकालो यार क्लिप, अगर फवाद साहब ने बिल्कुल निकाले, हाँ जी फवाद साहब ये उसी तरह का झूठ है बाकी का। हाँ अब मुझे बात तो पूरी कर लेने दे यार, पूरी झूठ है। एक खबर निकल आई है जो चीमा साहब को आके चेयरमैन नैब ने बता दिया कई कंसन में, कबर वाली, अभी तक लोगों को नहीं पता चला। कबर वाली, हाँ कबर अभी किसी और की निकलनी है, अभी मुझे पूरा कर लें दे। शर्जील मेमन का अरबों रुपया लॉन्चेस पे 18 महीने हो गए, 1 रुपया रिकवर नहीं होता है। देखिए अब तमाशा बंद करें, हमने इनसे बात करनी है परफॉर्मेंस पे। ये इधर क्या क्या लगा रहे हैं अयूब खान की हुकूमत के बाद। अरे भाई आप बताएं आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी करतूतें क्या हैं, आपने क्या कानून साजी की है। करप्शन अगर हलाल दूसरों के लिए नहीं है तो आपके लिए हलाल कैसे है? आप पहले आप वो सारा पैसा निकालें जो तरीन का और अलीम खान का इमरान नियाजी साहब ने और उनकी जमात ने खाया है। इस जमात की प्रमोशन उसी करप्शन के पैसे के ऊपर हुई है, और वो करप्शन का पैसा साबित शुदा है। हमारे पे तो जब करप्शन केस साबित होगा तो कहिएगा, जब तक हम पे कोई साबित नहीं होता। मैं यही कहता हूं कि आसिफ अली जरदारी के दुश्मनों का मुंह काला हुआ तारीख में, जब आसिफ अली जरदारी 30 साल के बाद बाइज्जत बरी हुए। तो अब जब बाइज्जत बरी हो गए तो कोई ये भी तो कानून होना चाहिए ना, जिन्होंने झूठे इल्जाम लगाए थे
जिन्होंने उनके 12 साल लिए थे, कोई उन्हें भी गधे के ऊपर बिठाया जाए, उनका भी मुंह काला करके मेरी- लोगों के मेरी- सामने। मैं- आप मैं वो बड़े आराम से फिर नए इल्जामात लगाने लगते एक हैं। जुमले की इजाज़त दे दी मुझे सर, आपने बात सही फरमाया और मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी के किसी भी फ्रंट लाइन लीडर के ख़िलाफ़ कभी भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होगा। तो फिर अदालतें बंद कर देंगे, नहीं नहीं झूठ बोलना बंद नहीं कर दें। फैसल एक काम सर बंद जुमला करें। सर जुमला नहीं सर बिल्कुल नहीं, लेकिन अदालतें बंद करने से कुछ नहीं होगा। गुजारिश ये है कि आप दूसरों को भी सिखाएं ये हाथ की सफाई, अच्छा ताकि ये अरे जो भाई हम तो बगैर जुर्म किए अच्छा, फांसी फैसल- पे चढ़ जाते हैं फैसल फैसल देखिए, साहब। फैसल- आप अभी यार आप सर, पता नहीं एक क्या सेकंड, करना एक चाह सेकंड, रहे सर, हैं टाइम आउट। और क्या करना ए चाह रहे भाईजान हैं। सुनो सुनो क्या अब- हमने कोई सदके के ओ बकरिया भाईजान- में समझा ओ हुआ भाईजान, आपने? एक सेकंड सुनो। कि हर वक्त हम जान देते एक रहे सेकंड सुनो, बगैर किसी वजह एक की। गालते सुन दो। बात हो गई है। या आपने आप हजरत जान मूसा- देने से आगे भी कोई काम होता है। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चक्कर में आपने फंसाया, हम चुप रहे। अरे भाई मिसाल है ना, सर ये वाली जो शख्स जिसके खिलाफ जद्दोजहद करे, ये कुर्बानी- अपनी जान दे दे, ये उस शख्स को खत्म कर दे, उसके बाद तो ये ताना बनता ही नहीं है। जी सर, ये करप्शन का ताना पिट चुका है, ताना उन पे बनता है लेकिन सुनो जो वर्दी वालों के तलवे चाट के इक्तदार और में आते हैं मेरी और आए हैं। और मेरी जान के उन पे ताना मेरी दे। जान के जी, ये फरमाएं। कुर्बानियों का बोझ ना कौम के कंधे से उठा लो। हर बार करप्शन में जेल गए थे, जमहूरियत की खातिर कभी जेल नहीं गए। भाई पीपल्स साबित पार्टी वाले। करें ना, साबित करें वो ना। तो कर ही नहीं सकते। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? इतने तो पक्के फिर- हो आप। फिर लोग अपनी जुबानें बंद करें ना, फिर बकना बंद करें। अरे, भाई अदालतें रोक किस तो लिए लेने दो यार। हैं? अदालतें किस लिए? हमें देखिए रोक तो लेने दो। ये देखें ना, कानून के बुनियादी असूलों के खिलाफ नहीं। हमें रोक क्या तो आप लेने किसी दो पे यार। इल्जाम लगाएं, उसकी जिंदगी जाया करें हमें रोक और तो फिर लेने- हंसने लगे। हमें रोक तो वो लेने पंजाबी दो। में कहते हैं ना, चिड़िया दी मौत ते गुवारां दा हादसा। हमें रो हद हो गई है। हमें रो तो लेने आप दो। अदालतों से साबित करें ना। अरे हमें अच्छा, रोक तो मजाक लेने तो दो। ना बात करें। करें। सर हम लुट गए, अच्छा, रोक बात तो कर- लेने दो यार। बात कर लें। अच्छा जी, तो आप कर लो। सवाल ये है, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उनका मुंह काला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये पीएचसी के चेयरमैन बना देते हैं इसको। भाई किसका कसूर है? आप इताअत कर लेते हैं, आप सीओडी कर लेते हैं। जिन लोगों का मुंह काला होना चाहिए था, आप इल्ज़ाम लगाया किसने? इन्होंने क्या घसीटा हाँ, कहा? घसीटे नहीं वो सारा कुछ ही उन्होंने किया। जरदारी साहब की जुबान उन्होंने काटी, 12 साल अंदर रखा, छितर मारे, सारा कुछ हो किया। गया ना, जिन लोगों ने तारीख किया में सर बहुत सारों का सर हो चुप तो गया। करें, जरा चुप तो करें हाँ प्लीज जी, प्लीज सर जी। प्लीज। अच्छा, इतना गुस्सा ना करें। मैं सो तो सो नहीं गुजारिश समझ- है, मुझे एक आधा मिनट वक्फा ले लो। सिर्फ चेहरा हाँ, देखो, गुस्सा ले लो। उसी का आ रहा यार है। पहले वक्फा ले लो ताकि जज्बाती चीमा साहब बातें- को बाद में बात ना काटें। अभी जरा वक्फा ले लीजिए माजरत के साथ। हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया सर। देखिए बेसिकली अच्छे सवाल, बड़े वैलिड सवाल उठाए हैं अपना बैरिस्टर साहब ने कि बेनज़ीर साहबा की शहादत, भाई कि जिस पे इल्ज़ाम है उसका क्यों नहीं पकड़ते आप उसको? 5 साल आपकी उसके बाद गवर्नमेंट रही, आपने आज तक इंक्वायरी नहीं की। फिर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की शहादत जो है, या जो जिस तरह उनका कत्ल हुआ, अपनी गवर्नमेंट थी, आज तक कंक्लूड नहीं हुआ। सो ये जो इल्ज़ामात इन पे हैं उनको भी कंक्लूड नहीं करते और दूसरों को बताते हैं, और जो शहादतों का बोझ या कुर्बानियों का बोझ कौम पे लाते हैं। मैं कहता हूँ कि शहादतों का बोझ या कुर्बानियों का कम कर दें और थोड़ा परफॉर्मेंस पे करे जाए। फिर दूसरी बात हाँ, यहाँ तो हम जाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको हमसे, सच्ची बात है, परफॉर्मेंस का सवाल जरूर करना चाहिए। दो पहले जवाब दे लूँगा मैं कि मैं तो नहीं करता ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो और बड़ा साफ़ सुथरा, तो फिर वो एक पता भी हो और फिर आप गलत इल्ज़ाम लगाएं। आप कह लें करामतुल्लाह नियाज़ी, इमरान खान साहब के वालिद साहब, मतलब ये कभी भी ये मुस्लिम लीग नून इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब, आप कह लें कभी भी उन्होंने इकरामुल्लाह साहब जी कभी भी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब नहीं की। अच्छा, ये जिस करप्शन की बात करते हैं मुझे नहीं समझ आती क्या किया है। उनकी अपनी एक कंसल्टेंसी थी। और दूसरी बात अलीमा खान की बात आ रही है। अलीमा खान ने सर, बैरिस्टर साहब सुन लेना ज़रा आप। अच्छा, उन्होंने आप कह लें कि उनके बारे में इंक्वायरी हुई, उनका नाम बहुत देर से आया हुआ पनामा में, ऑफशोर कंपनी में उनका नाम बड़ी देर से आया है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में आया। इंक्वायरी हुई, इसहाक़ साहब उसके इंचार्ज थे, इंक्वायरी हुई, उसमें कुछ निकला नहीं है। और जो अलीमा खान साहब हैं, अलीमा खान साहब ने एक लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा मेरी 2 अरब रुपये की एक्सपोर्ट है। 2 अरब रुपये के एक्सपोर्ट में बैंक हाउस उनका काटन का, अगर 5.25 करोड़ के 2 मकान हों, एक 3.5 करोड़ का हो, एक 2.25 करोड़ का हो, सब रुपीज़ का, डॉलरों का नहीं। अच्छा, अगर 5.25 करोड़ के 2 मकान खरीदे हों एक ऐसी औरत ने जिसकी एक यूनिवर्सिटी हो चलती हो ऑनलाइन, जिसका हामद जो है, जिसकी खानदानी बैकग्राउंड हो। जुर्म ये नहीं, अच्छा जुर्म ये है कि डिक्लेयर नहीं किए। डेफिनेटली तो भुगत रही है ना, वो भुगत रही है ना। अच्छा, तो हम उनके साथ इस हवाले से कभी भी नहीं खड़े। तो हमें तो ना हाँ, सो बेसिकली यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस पे आना सर। 6-7 महीने हो गए। 7 महीनों में जो बेसिक इंडिकेटर होते हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है,
नवाज शरीफ साहब की दौर में पहला दौर था पाकिस्तान की तारीख का जब किस एक्सपोर्ट रिपोर्ट कम में हुई। बढ़ी है? ये एक्सपोर्ट बढ़ी है, टोटल बढ़ी है। किस- अच्छा, अगर 11% बढ़ी है सर एक सेकंड, इस वक्त रिपोर्ट में बढ़ी है। सर माजर किसने साहब, सारी रिपोर्टों में, सर सारी रिपोर्टों में सुन लेना ना, नहीं, सारी सर, बड़ी होगी, हाँ बड़ी बढ़ी है सर, 11% सर, बढ़ी बड़ी होगी, 11% बढ़ी है सरकार सर, एक मिनट, नहीं सर, साथ साथ बता लेने देना। सर अगर चार फिक्रे सर एक सेकंड, अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है तो जरा एहतियात से बताया करें। इसका मतलब है कि माजी की हुकूमतें कुछ कर रही थी जो ऑर्डर अब भुगताए जा रहे हैं, नवे ऑर्डर पता चलेगा अगले साल। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल यार बात अच्छा, कर रहे ये हैं। इंडिकेटर नहीं है। ये प्रोफेशनल बात नहीं कर रहे आप, सुन लेना। मैं प्रोफेशनल नहीं कर रहा हूं। प्रोफेशनल नहीं कर रहे आप, मैं प्रोफेशनल कर रहा हूँ। भाई सुन लेना ना, माजी की हुकूमत ने क्या किया। आप कह लें कि ये जो ना हम समझते थे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से ज़्यादा डिसफंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन Agreed। ठीक है, हम लेकिन सोच ही नहीं सकते यूसुफ थे- रज़ा गिलानी, सर, हम यूसुफ रज़ा सोच ही गिलानी नहीं सकते थे कि सिंध में कायम अली शाह साहब से ज्यादा खतरनाक कोई दुनिया में हुकूमत हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में बुज़दार साहब ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो डिसफंक्शनल गवर्नमेंट पीपल पार्टी की थी, जैसे आजकल यहाँ पंजाब में पीटीआई की सर है। सुन लेना प्लीज, नहीं ऐसे पूछ बोल लेना प्लीज, बोल लेना दो, थोड़ा सा मुझे भी बोल तो बोलना है। यार, मेरी भी छोटी सी आपने ख्वाहिश बोला है, सर। बारी बारी बोलना ना, नहीं, बारी नहीं, बारी, ख्वाहिश हम बारी है। बारी बोल लें। ठीक छोटी सी है, ख्वाहिश मेरा सवाल ये है, वो भी मेरा मजा लो बोलो। अच्छा, मेरा जैसे मेरे साथ मेरा मजा मेरा ले। पॉइंट ये है कि मजा ले थोड़ा मुस्लिम सा। लीग नून के दौर में 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कम हुई पीपल्स पार्टी से, और वो एक्सपोर्ट अब पिछले 7 महीने में 11% बढ़ गई। आपकी इंपोर्ट कम हो गई 3%, जो सालाना 15% बढ़ रही थी वो कम हो गई 3%। फिर आप कह लें कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, ठीक है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई है, आपकी ज़राअत इंप्रूव होने जा रही है। सो बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर होते हैं इकोनॉमी में, उन्होंने परफॉर्म किया है। और ये नहीं है कि हमने कोई बड़ा आइडियल काम कर लिया है, हम कर रहे हैं, इंप्रूव करेंगे, और सर इंप्रूव करेंगे 4.25 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2.5 साल बाद आप देखेंगे तो हम इंप्रूव कर चुके होंगे बहुत सारी चीज़ें। और ये करके भी आइडियलिज्म नहीं है। हम आज 1500-1600 डॉलर पे बैठे हुए हैं, 1600 डॉलर वाले अच्छा, देखें, 2000 पे पहुंच जाते हैं तो कोई इतना मैं- बड़ा मैं- काम नहीं मैं है। आप ही की तरह- So, मैं समझता हूं हम इंप्रूव कर रहे हैं, और आप जरूर हमसे पूछिए, और सवाल बनते ही है, ये जो कुर्बानियों का बोझ और ये वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम करप्शन करें, हमें परफॉर्मेंस पे ही बात करनी चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट, मेरी हमशेयर ने मुझे कोई मैसेज आज फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किसने पूछा कि उस्ताद बुज़दार क्या है, तो उस्ताद सोचते रहे, बड़ी देर बाद कहते कि ये कायम अली शाह की पंजाब को बद्दुआ है। कायम अली शाह का मजाक बहुत उड़ाते थे अच्छा, ना। बुज़दार साहब के बारे में एक कहूँ, 93 से 96 के दौरान ना PTV पे हमारी गवर्नमेंट थी बीबी की, तो एक नगमा बड़ा मशहूर था, मेरे गांव में बिजली आई है। हाँ, मैं समझता हूँ कि हमसे बड़ी गलती हुई। अगर हम उस दौर में बुज़दार साहब के गांव में बिजली दे देते ना, तो आज 12 करोड़ लोग बुज़दार ना भुगतते और उनके नसीब इस तरह फूटते ना। ये मैं गलती तस्लीम करता हूँ, इनकी गलती बिल्कुल नहीं है। अगर बुज़दार साहब के घर बिजली होती तो आज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब को कोई कॉम्पिटेंट, अच्छा, कोई रिजनेबल चीफ मिनिस्टर दे देते। वक्त कम है। मुझे एक दो बातें जवाब पर बात तो जरूरी है। नहीं, जवाब इसका जवाब दे लें, फिर बाकी 4 मिनट नहीं, मैं तो अब इसका कर मैं समझते देखें, जल्दी से बुज़दार को सर, बुज़दार को थोड़ा सा टाइम देते परफॉर्म करने को। अभी तक 7 महीने काफी नहीं है सर। उसने आप करें यहाँ पे 2 मतलब पिछले 20-30 साल के कब्जे उसने छुड़ा दिया आपको। 20-30 साल के कब्जे छुड़ा दिए कौन उसने से आपको। कब्जे? सारे कब्जे छुड़ा दिए, दरवाजों के कब्जे छुड़वाए भाई, क्या यार? आपकी एनक्रोचमेंट सारी उसने खत्म किया। कराची में भी उन्होंने छुड़वाए हैं। कराची में भी जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना, वो भी बुज़दार साहब करा रहे हैं। पंजाब में कमी रही है कोई? अरे छुड़ाए हैं ना। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, चीमा साहब ना करे। एक तो मैं अच्छा, चीमा साहब को executive मुबारक, कैसे- अब मुझे मौका दे रहे हैं। executive 2 मिनट, अब चीमा साहब को ना दे दो, मुबारकबाद। 2 मिनट आखिरी और है मैं क्या? इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें अपना तर्जुमान मुकर्रर करें। खुफिया वाली सारी रिपोर्टें कबर इन्होंने आज ही निकाल ली, एक जो अभी तक नैब को भी नहीं पता, इन्हें पता है। भाई ये कबर वाली उसके खबर बाद- चला दो यार। उसके बाद इन्होंने जो चीजें बताई हैं ना कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, ये अभी तक पता ही नहीं चल सका वजीर खजाना को भी और प्राइम मिनिस्टर। अभी कल की तकरीब हर रोज ही खबर होती है, बात तो पढ़ते सुन नहीं ले, है, हर रोज बात होती तो है। सुन ले, यार थोड़ा please और पढ़ा गल करें। सुन। पढ़ा करें ना, और नहीं चीमा साहब, पढ़ा करें यार। और यार ऐसा मैं नहीं तो पढ़ लूंगा भाई, आप भाई, स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ आपकी लें, आप छपाई IMF रिपोर्ट पढ़ लें, आप अखबार आपकी पढ़ लें, छपाई अखबार किसी पढ़ पढ़ लेना, लूंगा। पढ़ लेना। कल अभी इकोनॉमी के ऊपर वजीर खजाना भी बोले हैं और वजीर आजम भी बोले हैं, उन तक ये खबर नहीं पहुंची, इन तक पहुंच गई। 11% बढ़ी है, अच्छा, सुबह अच्छा, जाके बात तो पूछना सुनना है होगा। भाई। यहाँ से बात बात तो परफॉर्मेंस की बात कर लो यार, सिंध की परफॉर्मेंस की 2 बात- मिनट सिंध कर लो। मैं करता हूँ एक बात, एक इन्होंने बड़ी की, देखिए मैं हमने ना तो हमने इनके लिए कुर्बानियां दी है, ना हमें बताने की जरूरत है। आपने किसी के लिए लेकिन ये कुर्बानी तो- दी, अपने नहीं, लिए दी है जो बस। किया, ठीक है नहीं बात, नहीं ये ठीक है बात। वो जिसके लिए हमने दी है वो लोग हमें जानते हैं, वो लोग हमें मानते हैं। तारीख में देखें, जो मर्जी बातें करें, जब दुश्मन भी आपको माने, शहीद माने, आपकी इज्जत करे, ठीक है, मनवा लें, ये मनवा लें,
इन्हें तो अभी इमरान खान के वालिद के नाम का भी नहीं पता था, इकरामुल्लाह से करामतुल्लाह यार बना इंसान दिया। है, गलती नहीं, गलती हो गई यार। जरूरी नहीं है। जरूरी बिल्कुल गैर अहम शख्स जरूरी इमरान खान नहीं की होता। परफॉर्मेंस जरूरी है। गैर अहम नहीं, शख्स अरे जरूरी नहीं है। जातियात पे नहीं आओ गैर यार। अहम शख्स जरूरी जरूरी अरे नहीं जातियात पे नहीं आओ भाई, यार। जातियात नहीं भाई, है मैं भैया। गुलाम हूं किसी का। अरे भाई, मुझे परफॉर्मेंस की जानना बात चाहिए। करो यार। बाप- बाप दादे को मैंने जानना किस तरह बात की है, ढाई मन आपकी सोना सुनी है। बता। हौसला तो ले लेना सर, जनाब। ढाई बात मन ये है, सोना बताओ बात किधर ये है यार। बात ये है जो इन्होंने कहा ना, मुर्तज़ा के कत्ल का मामला या मोहतरमा के कत्ल का मामला, ये अदालतों ने डिसाइड करना है। हमारी हुकूमतों ठीक। के दौरान उनकी तहकीकात नहीं थी, कत्ल पहले हुए, हमारी हुकूमतें नहीं थी। अदालतों से सवाल हम भी कर रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन है कि आप फैसले क्यों नहीं करते। तो बात इतनी है कि हर चीज़ को ना ड्रामे नहीं, आप काम का बताएं, कौन सी लेजिस्लेशन की है, क्या आपकी पॉलिसीज़ बनती कहाँ पे हैं, आप हमें बताएं आपको कर्जे किस शराइत के ऊपर मिल रहे हैं, आप हमें बताएं कि वजीर आजम ने हर बुध को आना था भाई, वो दर्जनों बुध गुजर गए, किधर हैं? तो ले लिया अब यूटर्न घर से यार। निकलना है ना, ले लिया यूटर्न, दोनों तुम्हें क्या? हनीमून खत्म हो ले गए, लिया यूटर्न, तुम्हें क्या? हुकूमत का भी हनीमून खत्म हो गया, दूसरा भी फिर जाती हो आए रहे हो, काम करें, फिर जाती हो रहे हो। हुकूमत का हनीमून खत्म हो गया ना, इंशाल्लाह आए कल फिर मुलाकात काम होगी। करें। आदाब।